जय हिंद दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं सर। ये है लेक्चर नंबर 11। ठीक है, इसमें सर हम देखेंगे अगले 3 लेक्चर में लेक्चर नंबर 11, लेक्चर नंबर 12 एंड लेक्चर नंबर 13। तीनों में सर एक एक क्वेश्चन है जो कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है बोनस चैप्टर का। बोनस एंड राइट इशू दोनों इंक्लूडेड चैप्टर का। यहाँ से लॉन्ग टाइप आंसर स्टार्ट होता है जो कि जनरली एग्ज़ाम में सर 12 से 14 मार्क्स तक कैरी करते हैं। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 14। ये उसका आंसर है। इससे पहले हमें क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है सर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 ये जो है वीवीआई क्वेश्चन है, एक अटेम्प्ट में आ चुका है। और इन सब का जो पार्ट से उस चीज़ को सर अभी हम डिस्क्लोज करेंगे आपस में। ठीक है, क्या होता है एक दूसरे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए ए शेयर कैपिटल ऑथोराइज्ड। ठीक है, ऑथोराइज्ड हो गया। फिर से आपका सर इधर में आप देखेंगे तो इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप हो गया। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ पॉइंट नहीं है बताने वाला। रिजर्व्स एंड सरप्लस, यहाँ देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम के आगे कुछ नहीं लिखा, ठीक है, क्लीन है, तो इसका मतलब नहीं लिखा तो ये मानेंगे कि ये कैश में होता है। ठीक है, यहाँ पे सर भी लिखवाए हैं कि इफ़ नथिंग इज स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन वी विल ऑलवेज एज्यूम दैट सिक्योरिटी प्रीमियम अवेलेबल इन कैश। सिक्योरिटी प्रीमियम कैश में अवेलेबल है, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है सर, ओके। समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ ट्रिनिटी लिमिटेड। ठीक है, अब देखिए सर इसमें बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं। कैश एंड कैश बैलेंस नंबर 2 वो भी पीछे है। और करेंट एसेट एंड एडवांस लोन्स, बाकी सारी चीज़ों का अमाउंट से मतलब है। वो जब जिसका अमाउंट का रिक्वायर्ड पड़ेगा वो चीज़ हम लेंगे। 2 चीज़ें इसमें बाकी है सर। एक डेप्रिसिएशन, यहाँ पे जो सर डेप्रिसिएशन आता है ना पीएफडी, इसका मतलब होता है सर आज तक का टोटल लग चुका डेप्रिसिएशन। ठीक है, टोटल। ठीक है, इसीलिए ये यहाँ आता है डेप्रिसिएशन। जो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन पीएफडी होता है वो लाइबिलिटी नहीं होता है, वो एसेट से माइनस होता है। वो एसेट पे बनाया हुआ प्रोविज़न है। ठीक है, तो उसको लाइबिलिटी साइड ना दिखाएं। ये चीज़ अगर हम यहाँ दिखाते हैं भले आंसर मैच हो जाएगा, बट ये चीज़ रॉन्ग है। पीएफडी कहाँ आएगा सर? एसेट डेप्रिसिएशन में से माइनस होगा, ध्यान रखिएगा। ओके सर, चलिए और एक पॉइंट है फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट में सर ये ग्रॉस ब्लॉक क्या होता है? ग्रॉस ब्लॉक मीन्स टेंजिबल में जाएगा। ठीक है, ये टेंजिबल में जाएगा। ग्रॉस ब्लॉक मीन्स होता क्या है सर कि ये टोटल बैलेंस शो करता है। ठीक है, इन सब का टोटल। ठीक है, सेम कैटेगरी का मशीन, जैसे मान लीजिए कि सेम कैटेगरी का मशीन है, उसको आप कहीं प्लांट में एक जगह रख दिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ देखिए एग्जांपल में यहाँ पे भी दिया हुआ है ब्लॉक वाइज रख दिए। ठीक है, जैसे सेम कैटेगरी का मशीन है 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके जितना, उसको ब्लॉक वाइज अरेंज करके रखना। फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक, मान लीजिए फर्स्ट वाले सर आप प्लांट 1 2 3 4 रख दिए, सेकंड वाले में फर्नीचर 1 2 3 4 ऐसे रख दिए, मशीनरी थर्ड वाले में मशीनरी 1 2 3 4 इस टाइप से रख दिए। ठीक है, इस चीज़ को कहते हैं ब्लॉक वाइज अपने प्रोडक्ट को मेंटेन करना। ठीक है, मशीन्स वगैरह को, इसको कहते हैं सर ग्रॉस ब्लॉक। ठीक है, तो ये टेंजिबल में जाता है जनरली। अब चलिए आगे देखते हैं और क्या क्वेश्चन में है। टोटल ए प्लस बी प्लस सी, टोटल तीनों का साइड 4,20,000, इसका टोटल 4,20,000। अब सर यहाँ से देखिए वो तो सिर्फ था सर एक बैलेंस शीट। मेन गेम सर बोनस और राइट इशू का ये है। दिस इज़ द मेन गेम। ये जो एडिशनल आपको यहाँ पे दिया जाता है सर, यही इसमें मेन गेम होता है। ध्यान दीजिएगा क्या है एडिशनल। फॉर द ईयर इंडेड, ये सारी चीज़ों को हम कॉपी में भी करेंगे, टेंशन नहीं। फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2015 द कंपनी मेड अ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹35,000। ठीक है, नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोवाइडिंग 20,000 डेप्रिसिएशन। ठीक है, इस साल का जो करेंट ईयर का जो डेप्रिसिएशन था 20,000, ठीक है, उसको चार्ज करने के बाद इस साल का करेंट
ईयर का डेप्रिसिएशन, ठीक है, नॉन कैश रूप में होता है, डेप्रिसिएशन नॉन कैश में होता है, ठीक है। इन्हें याद रखिएगा कि जो डेप्रिसिएशन होता है, ठीक है सर, देखिए ये जो डेप्रिसिएशन है ये नॉन कैश के रूप में होता है, ठीक है। 20,000 डेप्रिसिएशन, ये कौन सा वैल्यू है डेप्रिसिएशन का सर? ये करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन अमाउंट है। द ईयर इंडेड 31/3/2015 द कंपनी मेड अ नेट प्रॉफिट आफ्टर, ये जो नेट प्रॉफिट है डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद का है, ठीक है। और अगर यही चीज़ आप डेप्रिसिएशन जो कि 20,000 था, ठीक है, इसको माइनस कर नेट प्रॉफिट से डेप्रिसिएशन को लेस करने के बाद का अमाउंट है ये 35,000, ठीक है, ये नेट प्रॉफिट। और बट ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, तो हमको नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन जानना है, ठीक है सर। तो यहाँ नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, उसका रीज़न भी होगा, सारी चीज़ों का हम देखेंगे क्यों क्या जानना है। नेट प्रॉफिट डेप्रिसिएशन निकालने के लिए आपको इन दोनों को सर ऐड करना होगा, तब ये आएगा प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन इज़ 55,000, ठीक है। अगला इन्फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं सर। द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल विथ रिगार्ड द कंपनीज ऑपरेशन। अब यहाँ से स्टार्ट होता है कंपनी का रिगार्डिंग ऑपरेशंस। द प्रिफरेंस डिविडेंड फॉर द ईयर इन डेट 31/3/2015 वाज पेड, ठीक है सर। ये बैलेंस शीट कब का है सर? 31/3/2014 का है, ठीक है, ट्रिनिटी लिमिटेड का, ठीक है। अब इसमें क्या कहा जा रहा है सर कि जो प्रिफरेंस डिविडेंड था जो फॉर द ईयर इन डेट 2015 का जो सर प्रेफरेंस डिविडेंड था उसको पेड कर दिया, ठीक है। अब देखिए इससे रिगार्डिंग आपको कैसे कंसेप्ट समझना है, कैसे क्या करना है, धीरे धीरे हम सारी चीज़ों को सीखेंगे। नंबर 2 पॉइंट, एक्सेप्ट कैश एंड बैंक बैलेंसेस, कैश एंड बैंक बैलेंस को छोड़कर अदर करेंट असेट्स एंड करेंट लाइबिलिटीज़ एज ऑन 31/3/2015 वॉज द सेम एज ऑन 31/3/2014, ठीक है। मतलब ये कहना चाहता है कि सर कैश एंड बैंक बैलेंस, ठीक है, को छोड़ के अदर करेंट एसेट्स एंड करेंट लाइबिलिटी, अदर करेंट एसेट और करेंट लाइबिलिटी जो भी है वो सारी चीज़ें सेम टू सेम है एज ऑन जो 2014 में था वो 2015 में है। इसका मतलब ये क्या बोल रहा है सर? ये आपको ये चीज़ का इशारा कर रहा है, इसका मतलब आपको ये चीज़ पकड़ना पड़ेगा कि ये न्यू बैलेंस शीट बनाओगे आप, ठीक है। 2015 का बैलेंस शीट बोल रहा है कि सेम है, ये इशारा कर रहा है कि तुमको बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, ध्यान रखिए इस चीज़ को, ठीक है सर। अगला कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट नंबर 1-2 हो गया। थर्ड, द कंपनी रिडीम द प्रीफरेंस शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, ठीक है। रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 10% मीन्स एक्स्ट्रा अलग से प्रीमियम एज अ इंटरेस्ट, रिडीमेबल के टाइम पे इंटरेस्ट देना, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप किसी को लोन दिए उस पर इंटरेस्ट मिलता है, सेम उसी तरह प्रीफरेंस पर भी, प्रीफरेंस शेयर पर प्रीमियम के रूप में आप उसको रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है, रिडीम करने के टाइम पे, ठीक है। तो मान लीजिए कहाँ से देंगे सर? तो इसके लिए सर क्या है, दो चीज़ बातें बनती हैं। प्रीमियम कहाँ से देंगे? CRR से सर आप दे नहीं सकते, ठीक है। ये आपके पास दो ऑप्शन है, प्रेफरेंस शेयर के लिए हमने पढ़ा था, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप अपने प्रॉफिट से दे दीजिए, प्रॉफिट मीन्स या तो कैश से दे दीजिए, और या तो सर किससे दे दीजिए, या तो कैश से दे दीजिए, या तो सर अपने करंट एसेट को जो कि कैश के फॉर्म में रखा हुआ है, जिसमें कैश के फॉर्म में करंट एसेट जो रखा हुआ है, अपने उस दोनों में से किसी भी आइटम को करंट एसेट्स में से आप दीजिए, प्रॉफिट में से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को रिडीम कीजिए। या अदरवाइज़ हमारे पास सर दूसरा ऑप्शन है कि न्यू शेयर आप इशू कर लीजिए, न्यू शेयर इशू कर दीजिए। जैसे कि हमने 3 कंडीशन देखा था, न्यू इशू कर लीजिए, और आप उस टाइम में अगर देते हैं तो प्रेफरेंस शेयर को आप देंगे तो उस टाइम में आउटसाइडर्स को का श्योरिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो आपको CRR वगैरह बनाना नहीं पड़ेगा,
बट यहाँ कुछ रीज़न है जिसके वजह से आपको CRR बनाना पड़ेगा 1 लाख। वो रीज़न क्या है सर आगे हम देखेंगे, ठीक है। प्रीमियम ऑफ 10%, दैट मीन्स ये जो प्रीमियम आप सर दे रहे हैं, हमने ध्यान होगा आपको, हमने पढ़ा था सिक्योरिटी प्रीमियम से ये दी है, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम से इस प्रीमियम को राइट ऑफ करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम से क्यों सर, CRR से क्यों नहीं भाई साहब? CRR का सिर्फ एक यूज़ है, वही बोनस इशू करने के टाइम है। सिक्योरिटी प्रीमियम का 5 यूज़ है, आपको ध्यान हो तो उसमें से बता दें। उसमें से एक यूजेज ये था कि आप जो प्रीमियम का अमाउंट है जब आप रिडीम्शन करेंगे तो एट द टाइम ऑफ रिडीम्शन आप प्रीमियम का पेमेंट करने के लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है सर। ओके, इसीलिए ये जो 10% है ये सर देंगे कहाँ से, CRR से। इस 10% के लिए सॉरी, ये जो 10% है, देखिए जो 10% है ना, इसके लिए तो ये 10% प्रीमियम देना है, इसके लिए SP का यूज़ कर लेंगे। और ये जो प्रीफरेंस शेयर को सर रिडीम कर रहे हैं ना कंपनी, जो प्रीफरेंस शेयर होल्डर को पैसा दे रहा है, ये तो प्रीफरेंस शेयर होल्डर के ऊपर प्रीमियम दे रहा है जो कि SP से दे देंगे। बट प्रीफरेंस शेयर होल्डर को रिडीम करने का टाइम आ गया, मतलब प्रीफरेंस शेयर होल्डर का जो कैपिटल है उसको देने का टाइम आ गया। उसके लिए सर आपको रिगार्डिंग CRR वगैरह बनाना पड़ेगा, वो हम देखेंगे कैसे बनाएंगे, ठीक है सर। क्वेश्चन के थ्रू हम वो भी चीज़ें सीखेंगे। ओके, अगला चीज़ है सर कि 1 2 3 हो गया नंबर पॉइंट। फॉर नंबर 4, द कंपनी इशूड बोनस शेयर इन द रेशियो ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी इक्विटी शेयर हेल्ड एज ऑन 31/3/2015। कंपनी डिसाइड किया कि सर बोनस इशू करेंगे, ठीक है। रेशियो ऑफ 1 शेयर, रेशियो क्या दिया सर, 1 शेयर फॉर एवरी इक्विटी शेयर हेल्ड। इसका मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, इसका मतलब होता है 1:1। दैट इज़ अगर 10,000 है तो 10,000 के बदले 10, 1 के बदले 1, 10 के बदले 10, ठीक है, बराबर देगा। 1 रेशियो ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी इक्विटी शेयर हेल्ड, दैट मीन्स 1:1, 1:1, ठीक है। ओके, अब देखिए इश्यू शेयर बोनस कहाँ से करेंगे सर, फ्री रिजर्व से दे सकते हैं, CRR हो तो CRR से दे सकते हैं, ठीक है सर। यस सर, ओके। अब देखिए नंबर 5, ठीक है, 1 2 3 4, नंबर 5, टू मीट द कैश रिक्वायरमेंट ऑफ रिडीम्शन, ठीक है। अब रिडीम्शन का क्योंकि सर टाइम आ चुका है पेमेंट करने का, ठीक है, तो रिडीम्शन के लिए क्या किया कंपनी ने, इन्वेस्टमेंट को सोल्ड कर दिया। कंपनी सोल्ड इन्वेस्टमेंट को बेच करके सर, क्योंकि हमारे पास नियम है कि या तो हम न्यू शेयर इशू करें या तो प्रॉफिट से दें, तो सर न्यू शेयर इशू नहीं किया कंपनी क्या किया, प्रॉफिट में से दे दिया। दैट मीन्स प्रॉफिट में से दे दिया, कंपनी का गर्लफ्रेंड जो है अदर लायबिलिटी क्या करेगा, झगड़ा करेगा कि नहीं करेगा, मेरे भाइयों बहनों, करेगा। क्योंकि उसका एश्योरिटी में से करेंट ईयर का जो प्रॉफिट था उस एश्योरिटी में से उसको कम होता दिखेगा वो अमाउंट जो प्रीमियम शेयर होल्डर को देंगे। तो उसके एश्योरिटी को बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको भाइयों बहनों, क्या करना पड़ेगा, आपको कसम लेना पड़ेगा, तभी कंपनी का जो गर्लफ्रेंड है वो मानेगी कंपनी से, वरना झगड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो कसम खाना पड़ेगा सर CRR के लिए, CRR बनाना पड़ेगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट बेच दिया, बस यहीं झगड़ा स्टार्ट। कैसे बेच दिया आप बताइए, कंपनी कहेगा कि मैडम गलती होगो, अगली बार से ना होगो मैडम। ठीक है, अब देखिए पॉइंट नंबर सर जी 6, इन्वेस्टमेंट वेर सोल्ड एट 90% ऑफ कॉस्ट ऑन 31 मार्च 2015, ठीक है। इन्वेस्टमेंट जो ओरिजिनल कॉस्ट था, ठीक है, उसका 90% में बिका, मतलब इन्वेस्टमेंट का अमाउंट जो बैलेंस शीट में है वह 1 लाख था, ठीक है। दैट मीन्स 90%, दैट मीन्स 90,000 में सर जी इन्वेस्टमेंट बिक गओ भैया, ठीक है। अब देखिए यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, ठीक है, जिसमें बैलेंस आपको जर्नल एंट्रीज बनाना है, ठीक है। एंड रिकॉर्ड रिडीम्शन एंड इशू ऑफ शेयर, एंड रिडीम्शन एंड इशू ऑफ शेयर से रिगार्डिंग जर्नल एंट्रीज करने हैं। और सर जी क्योंकि ये इसने आपको जे भैया इशारों दे रहे हो, तो इसका मतलब है कि सर आपको बैलेंस शीट भी
रिवाइज्ड भी बनाना है शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग। ठीक है सर, ओके सर। एक और पॉइंट है इससे, ये जो सेकंड नंबर था जिसमें सेम है, इसके लिए तो कोई एंट्री नहीं है, ये सिर्फ पॉइंट है, बात है, वो भी आगे हम देखेंगे जब एंट्री होगा तो। ठीक है, और इधर क्या है, रिडीम्शन करने के लिए इन्वेस्टमेंट को क्यों बेचें। ठीक है, आंसर, रिजर्व का प्रॉफिट का पैसा इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में रखा था। क्योंकि सर आप देख सकते हैं वही चीज़ बात है, घुमा के कहा गया। आप इसको इससे भी कोरिलेट कर सकते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट जैसे ही आप बेचें, मतलब आपका क्या गया सर, करंट एसेट गया। करंट एसेट गया दैट मीन्स करंट एसेट से प्रेफरेंस, वो करंट एसेट से सर ये 90,000 कम हुआ। अब ये जो इन्वेस्टमेंट जो 1 लाख का था वो तो बिका 90,000 पे, बट 1 लाख कम हुआ ना। तो सर इन्वेस्टमेंट जो 1 लाख से घटा, वैसे ही आउटसाइडर लायबिलिटी का एश्योरिटी 1 लाख से घटी है, बस वो चिल्लाना स्टार्ट। दैट्स द रीज़न यू हैव टू क्रिएट CRR। ठीक है, और रिजर्व्स का जो प्रॉफिट था ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम कैश में अवेलेबल हो, वो हो सकता है कि एसेट्स में हो। हमने ये एग्जांपल पिछले ही क्लासेस में देखा है सर। तो इस वजह से कंपनी क्या किया सर, कंपनी उसको बोलो कि भैया बेच दो गो भैया, तो बेच दिया। अब इस वजह से उसको रिजर्व्स बनाना पड़ा, क्योंकि रिजर्व्स के प्रॉफिट में से दे दिया। प्रॉफिट को छूना मतलब कंपनी का गर्लफ्रेंड को जगाना, दैट मीन्स कसम खाना पड़ेगा। आउटसाइडर लायबिलिटी कंपनी का गर्लफ्रेंड है, उड़ जाएगा तो भाई कसम खाना पड़ेगा। ठीक है तो दैट्स द रीज़न। ओके, अब इस चीज़ को सर हम सॉल्व करके देखेंगे ऑन द पेपर। जैसे कि हमारे सर ने बताया था कि करेंट ईयर का काम करेंगे सिर्फ डिविडेंड देने के लिए। ठीक है, तो सर करेंट ईयर का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 18,500 बैलेंस शीट में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किए सर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 10% डिविडेंड ड्यू किए। ठीक है सर, ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ पे पॉइंट ये आता है ना, ये चीज़, द प्रेफरेंस डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 वाज पेड, दैट मीन्स कि अभी बाकी है देना। ठीक है, इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ वो मजाक करने के लिए नहीं लिखा है सर, वो पेड करवाने के लिए लिखा है। ठीक है तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा। तो हमारे सर ने क्या किया सर, सबसे पहला काम क्या किया सर ने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करेंट ईयर को बुलाएं, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देना है। ठीक है, डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देना है, कितना, 10%। 10% डिविडेंड पे करना है। क्वेश्चन नंबर 9 क्यों देख रहे हैं यार, आगे कहाँ गया इसका बैलेंस, यहाँ 9 इतना जल्दी कैसे आ गया। अच्छा इधर है ना, ये 8 का क्वेश्चन का पार्ट है यार। देखिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सर आपको डिविडेंड कितना देना है, ये परसेंटेज, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है भैया। देखिए कितना डीपली लेके जा रहा है भाई साहब एकदम ऊपर से काम नहीं चलेगा, ऊपर ऊपर तैरने से काम नहीं चलेगा, समुद्र के अंदर गोता लगाना पड़ेगा सर जी। ये जे हो गोता ठीक है, ऐश हो तो लगा गो भैया जी सर जी, कैश हो गो सर जी, कैश हो, ऐश हो गो 10%। सबसे पहले आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या करना पड़ेगा सर, डिविडेंड तो भाई साहब देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ जो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, इस केस में अगर इस टाइप का लिखा हुआ आ गया बैलेंस शीट में, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जाइएगा कहाँ, इश्यूड सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल में, उसके अंदर देखना है प्रेफरेंस शेयर कितना है जो कि जिसको रिडीम कर रहे हैं, उसके आगे जो भी परसेंटेज हो, यहाँ 10 है, अगर 12 होता तो 12% देते हैं, अगर 14 होता तो 14% देते हैं, जो भी यहाँ परसेंटेज लिखा हो सर, 8, 9, 5, 6, उतना परसेंटेज आपको कहाँ से देना है सर, करंट ईयर के प्रॉफिट से देना है। ध्यान रखिएगा, डिविडेंड हमेशा कहाँ से देते हैं, करंट ईयर के प्रॉफिट से, दैट मीन्स 18,500 में से। ओके, आइए, तो डिविडेंड टू प्रेफरेंस डिविडेंड पेएबल 10,000 देना था, इसलिए इसको बिजनेस के अंदर दरवाज़ा से अंदर करने के लिए क्या किए सर,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बोले भाई आजा, क्योंकि ये तेरा केस है, तुम संभालेगा। दिस केस इज़ गोइंग अंडर योर सर्वेलेंस, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस, करेंट ईयर का प्रॉफिट दौड़े दौड़ा आया, बोला हाँ सर बोलिए। बोले भाई देख तेरा पार्टी आया है डिविडेंड, नंबर 1 तुम्हारा ही नंबर है भाई, डिविडेंड से रिलेटेड। वो बोला जी सर। आके खड़ा हो गया बेचारा, बोला कितना देना है सर, बोला कि 10,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस दरवाज़ा से 10,000, जो प्रॉफिट एंड लॉस 18,500 खड़े थे, वो बोला ठीक है दरवाज़ा के बाहर जाओ। बॉस ऑर्डर दिया, क्या किया, करंट ईयर का प्रॉफिट में से 10,000 जो था वो लोग दरवाज़ा के बाहर चल गया। अब जैसे ही वो सर बाहर गया, मतलब वो डेबिट हो गया बिजनेस से, बिजनेस का दरवाज़ा से बाहर गया मीन्स डेबिट। और वो जब घूम के फिर दरवाज़ा के अंदर आया बिजनेस के अंदर, तो वो सर बदल गया किस फॉर्म में, टू 10% प्रीफरेंस डिविडेंड पेएबल, दैट इज़ 10,000, ठीक है। ओके, इसको निकालेंगे कैसे, 1,00,000 का 10%, दैट इज़ 10,000। बीइंग डिविडेंड डिक्लेयर्ड एट द रेट 10% डिविडेंड ड्यू किए, ठीक है, 10% डिविडेंड ड्यू कर दिए। फिर क्या किया सर, इसको पेमेंट करेंगे। जी सर, प्रेफरेंस डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक कर दिए। दैट मीन्स करंट प्रॉफिट से, करंट ईयर का प्रॉफिट से आपने डिविडेंड पे कर दिया सर। पॉइंट नंबर 1 इज़ गोइंग टू बी क्लियर्ड, ठीक है। 10% ड्यू किए, एंट्री कर दिए, पेमेंट मेड ऑफ डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड दे दिए। डिविडेंड देते हैं कहाँ से, करंट ईयर के प्रॉफिट से, ठीक है। अगर करंट ईयर का प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं रहता तो नंबर 2 पे यूज़ करते हैं फ्री रिजर्व, दैट इज़ दिस क्वेश्चन आई थिंक जनरल रिजर्व्स होगा सर, जनरल रिजर्व्स है। जनरल रिजर्व्स को यूज़ करते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अगर वो अवेलेबल नहीं हो पाता तो। ओके सर, इसके बाद क्या करेंगे, इसका मतलब क्या है सर, अब देखिए साइड में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इट इज़ द 10% रेट प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड दिए कैश में। 10% रेट जो आगे यहाँ पे सर लिखा हुआ था, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर के आगे बैलेंस शीट में भी हम आपको दिखाएं, वो चीज़ सर आपको 10% रेट देना पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, ठीक है, एज अ फॉर्म ऑफ डिविडेंड, क्योंकि वो डिविडेंड का रेट होता है प्रेफरेंस शेयर में। आगे इक्विटी में वो नहीं होता है, क्योंकि इक्विटी होल्डर्स का कोई रेट ही नहीं होता है, बचेगा तो दिया जाएगा, नहीं बचेगा नहीं दिया जाएगा, ठीक है। डिवेंचर में भी होता है, वो डिवेंचर का भी इंटरेस्ट का रेट होता है कि कितना % इंटरेस्ट को डिवेंचर होल्डर को पे करना पड़ेगा आपको, ठीक है सर। ओके चलिए, वालेकुम अस्सलाम, केम छो, केड़ो हाल है, कैसा काय, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं सर। था पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 1 से रिलेटेड एक पॉइंट भी है, ठीक है। नॉलेज पर्पस के लिए सर यहाँ पे कुछ बातें बताए थे कि इस बैलेंस शीट में रिजर्व्स में दिखे, ठीक है, रिजर्व्स में अगर प्रेफरेंस डिविडेंड पेएबल, हाँ यही पॉइंट हम ढूंढ रहे थे, कहाँ लिखे हैं, यस, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड पेएबल रिजर्व्स एंड सरप्लस में ये पार्ट दिखे ना सर, तो इसका मतलब फर्स्ट एंट्री हो चुका है, ठीक है। दैट मीन्स करंट ईयर के प्रॉफिट से डिविडेंड को निकाला जा चुका है, करंट ईयर के प्रॉफिट से डिविडेंड ड्यू हो चुका है। फिर करंट ईयर का प्रॉफिट को सर ऐसा 10,000 आपको घटाना नहीं है, ध्यान दीजिए। और सेकंड एंट्री करना है सिर्फ पेमेंट वाला, ठीक है, ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि आप यहाँ पे इस क्वेश्चंस में आप देख सकते हैं सर कि यहाँ पर बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस में इस हेड के अंडर ऐसा कुछ भी बात नहीं लिखा कि प्रेफरेंस डिविडेंड पेएबल 10,000, ठीक है। अगर सर यहाँ पर लिखा होता कि प्रेफरेंस डिविडेंड 10,000, दैट मीन्स कि यहाँ वो अमाउंट लिखा है जो कि करंट ईयर के प्रॉफिट से माइनस हो चुका है, तो उस केस में अगर यहाँ 10,000 सर लिखा होता, ठीक है, 10,000, तो उस कंडीशन में ये 18,500 में से हम और माइनस नहीं करते हैं। इसका मतलब है कि ये ऑलरेडी उसमें से एडजस्ट है, सिर्फ ये 10,000 का पेमेंट का एंट्री करेंगे, दैट इज़ 10% प्रेफरेंस डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। अब देखिए इसको इधर से भी देख लेते हैं, वही चीज़ हम बोल रहे हैं कि ये जो ड्यू किए हैं, जो 10,000 करंट ईयर का प्रॉफिट में से आपने माइनस किया ड्यू करके, वो आपको ड्यू करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको रिजर्व एंड सरप्लस में दिखेगा तो अमाउंट। बट
इसका मतलब ये है कि सर पहला एंट्री ये एंट्री हो चुका है, एंट्री नंबर 2 करना है आपको। एंट्री नंबर 2 मतलब सर प्रेफरेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक कर देना है और इस एंट्री को खेला ख़त्म कर देना है। ओके सर। सीए फाइनल तक में आपसे जब भी बोला जाए, सीए फाइनल तक में जब भी आपको बोला जाए कंपनी हैज़ पेड डिविडेंड, कंपनी हैज़ पेड डिविडेंड, कंपनी हैज़ पेड डिविडेंड, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप बैलेंस शीट में सबसे पहले चेक करो। सबसे पहला नज़र कहाँ जाना चाहिए? जैसे ही बोले डिविडेंड पेड हो गया प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, इक्विटी शेयर होल्डर को, किसी को भी, ठीक है, कंपनी हैज़ पेड डिविडेंड। फाइनल तक इस बात को ध्यान रखें। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, बैलेंस शीट में सबसे पहले जाके चेक करो कि पहले से कहीं क्रिएट तो नहीं किया हुआ है डिविडेंड पेएबल, पहले से तो कहीं क्रिएट नहीं है इस टाइप का डिविडेंड पेएबल। बैलेंस शीट में क्रॉस चेक करो, ठीक है। अगर क्रॉस चेक करते में ये चीज़ पाया गया तो वही चीज़ करना है, सिर्फ सेकंड एंट्री करना है सर। इट मीन्स कि फर्स्ट एंट्री हो चुका है, ध्यान रखें, फाइनल तक की लेवल पे काम आता है। उसके बाद देखिए सर सेकंड एंट्री में, सेकंड स्टेप में आपको क्या देखना है? एंट्री नंबर 1, इसका मतलब है कि एंट्री नंबर 1 नहीं करना है, ये वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड, ये वाला हो चुका है। मतलब करेंट ईयर के प्रॉफिट से ऑलरेडी 10,000 माइनस कर चुके हैं। अब जो दिख रहा है 18,500, वो चीज़ में से आपको माइनस नहीं करना है, वो ऑलरेडी एडजस्टेबल है, ठीक है, डिविडेंड देने के बाद वो है अमाउंट। फिर आप दे देंगे तो 2 बार डिविडेंड 10-10 हज़ार दीजिएगा, ऐसे नहीं होता है सर, एक ही बार देते हैं। इसका मतलब ध्यान रखिएगा, एक ही बार देना है डिविडेंड। और अगर वहाँ लिख दिया इट मीन्स वो क्रिएट कर चुका है। अगर वो बैलेंस शीट में दिख रहा है दैट मीन्स ही क्रिएट कर चुका है। चलिए ठीक है। स्टेप नंबर 3, डायरेक्ट सेकंड नंबर एंट्री करना है। इसका मतलब है कि डायरेक्ट डिविडेंड अकाउंट डेबिट, बुलाओ डिविडेंड को और दे के भगा उसको। प्रेफरेंस डिविडेंड हो, जो भी हो डिविडेंड से रिलेटेड, उसको डायरेक्ट डेबिट करके बुलाओ इधर घर के अंदर, बिजनेस के बाहर चल निकल ससुर का नाती, और उधर से तो बैंक के रूप में उसको दे के भगा दो बिजनेस, बोल भाग ले पैसा आ निकल, ठीक है। आधा अधूरा डिविडेंड पे नहीं हो सकता, याद रखिएगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपको यहाँ 10,000 आ रहा है तो यहाँ पे आपको 6,000 दिख रहा है, ठीक है, 4,000 ठीक है। अकाउंटिंग रॉन्ग, इसका मतलब अकाउंटिंग रॉन्ग है या फिर कंपनीज एक्ट 2000 के खिलाफ है। ये आधा अधूरा डिविडेंड आप पे नहीं कर सकते या आप क्रिएट भी नहीं कर सकते सर, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि 6,000 आप डिविडेंड दे दिए और 4,000 आपका बाकी है, इस टाइप से क्वेश्चन नहीं आता। ये कंपनीज एक्ट के खिलाफ है, ठीक है। 2013 जीने नहीं देगा भाई साहब। वो गर्लफ्रेंड का भी ऊपर वो कंपनी का बाप है, ठीक है। गर्लफ्रेंड का तो कंपनी का गर्लफ्रेंड कौन है सर? अदर करेंट लाइबिलिटीज़, बट वो कौन है? कंपनीज एक्ट 2013 कौन है? कंपनी का पापा है, समझा? जीडी कर देगा बाबू, ठीक है। चलो इससे रिलेटेड सर और एक पॉइंट जनरल जो अभी हम सीखे उसको लिख देते हैं सर, लिखवाए थे फॉर नॉलेज के लिए। इफ़ डिविडेंड पेएबल इज ऑलरेडी शोन इन द बैलेंस शीट देन नो नीड टू पास द जर्नल एंट्रीज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ड्यू। फिर ड्यू का एंट्री नहीं करना है सिंस इट इज़ ऑलरेडी एंटर्ड इन बैलेंस शीट, वो ऑलरेडी ड्यू हो चुका है, ये एंट्री नहीं करेंगे इस केस में, सिर्फ ये एंट्री करेंगे, पेमेंट करके उसको छुट्टी कर देंगे। ओके सर आगे बढ़ते हैं। चलिए ये सारा नॉलेज से रिलेटेड बात। पहला डिविडेंड दे दिया सर, ठीक है, 10%। देखिए बैलेंस शीट में नहीं था डिविडेंड, क्रिएट भी किए और सर पेड भी कर दिए। पॉइंट नंबर 1 इज़ क्लियर, हुआ कि नहीं? हो गया सर। अगला पॉइंट पे ध्यान देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? बैलेंस शीट का आइटम देखो, ठीक है, आइटम देखो, डेट देखो, ठीक है। नंबर 3 पॉइंट पे देखिए क्या करेंगे एंट्री सर। प्रेफरेंस शेयर का रिडीम्शन का डेट हो गया, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डेट हो गया, रिडीम्शन डेट आ गया। दैट मीन्स क्या हो गया सर कि 10% रिडीम्शन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। और हमने क्या बोला था कि ये वो वाला केस है सर, देखिए ये वो वाला केस है कि आपने इशूड एट पार, ठीक है, वो भी चीज़ नीचे हम लिख दिए हैं, ठीक है। देखिए प्रेफरेंस शेयर का रिडीम्शन का टाइम हो गया तो ड्यू किए, ठीक है।
जिसे हमने इशू किया था कैसे, इशू एट पार पर, इशू एट पार मतलब इशू करते टाइम पे 100 रुपया लिए थे और कहे थे कि रिडीमेबल एट प्रीमियम 10%। ठीक है, जब को हम रिटर्न करेंगे प्रेफरेंस शेयर को तो इन द सेंस 110 रुपीज़ देंगे। तो ये जो 100 रुपये जो हम लिए हैं और 100 के बदले 110 दे रहे हैं, इसमें ये जो 10 रुपया है इसको कहते हैं प्रीमियम। ठीक है, बट ये जो आगे 10% लिखा है या 9% होता, तो इस ये देते हैं, ये होता है सर डिविडेंड पेएबल। ध्यान से देखिए, ये होता है डिविडेंड। ठीक है, जो आगे देते हैं 9% या 8% या 10% जो भी हो, बट आपने इशूड किया है एट पार पे और सर रिडीम कर रहे हैं एट प्रीमियम पे, तो ये जो आप सर 10 रुपया पेमेंट करेंगे ना, इसको कहते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम, सॉरी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। इसको आप एडजस्ट कहाँ से करते हैं, सेटल राइट ऑफ करेंगे सर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। ओके सर, तो एंट्री नंबर क्या करेंगे सर, एंट्री नंबर 3, 10% प्रीमियम, 10% रिडेम्पशन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। बैलेंस शीट में से डायरेक्ट उठा के ले आए सर, कितना है बैलेंस शीट में, 1,00,000। ठीक है, 10,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर था एट द रेट ऑफ 10 ईच, तो 10,000 इंटू ₹10 करिएगा तो आ जाएगा सर 1,00,000 रुपये। और प्रीमियम ऑन रिडीम्शन दैट मीन्स इशू एट पार रिडीमेबल एट प्रीमियम, तो प्रीमियम पर रिडीम कर रहे हैं तो सर प्रीमियम ऑन रिडीम्शन ऐड कर दिए, प्रीमियम ऑन रिडीम्शन भी अकाउंट डेबिट। तो ये सर कितना हो गया, 10,000। फिर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, किसके नाम पे बुक कर दिए सर, इसको इस चीज़ को बुक कर दिए टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। ठीक है, एज अमाउंट ऑफ 1,10,000 बीइंग अमाउंट ड्यू फॉर, बीइंग नरेशन लिख दिए, बीइंग अमाउंट ड्यू फॉर रिडीम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर विद 10% प्रीमियम। तो 10% प्रीमियम जो कि हमने वादा किया था कि अभी आप 100 दे दीजिए और जब हम आपको रिडीम करेंगे प्रेफरेंस शेयर का टाइम पूरा होने पे तो आपको 110 रुपये देंगे। ठीक है, पर प्रेफरेंस शेयर पर। ठीक है सर, तो उसका टाइम आ गया तो वो चीज़ प्रीमियम अपना शर्त पूरा किए और डिविडेंड तो सर साल भर का देते हैं। ठीक है, तो वो उनको अलग से पे करेंगे। वो पे कहाँ से किए सर, वो डिविडेंड हमने पे किया करंट ईयर के प्रॉफिट से, ध्यान रखिएगा। और ये प्रीमियम पे करेंगे कहाँ से सर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। और सारा झमेला इसी यही प्रेफरेंस शेयर होल्डर ही भाई साहब ले भी देगा कंपनी को। ठीक है, जैसे जब आप देखे होंगे किसी का बहन का शादी होता है जिसका पापा नहीं है, वो उस भाई का हालत जाके पूछिएगा। ठीक है, इंसान कानून को नहीं मानता, कानून में लिखा है सिर्फ कि दहेज प्रथा ख़त्म, बट ऐसा होता नहीं है रियलिटी में। बहुत ही शर्म का बात है कि ऐसा चीज़ फॉलो नहीं होता और कोई करना भी नहीं चाहता। पता नहीं क्या सिस्टम है यार इंडिया को, और इंडिया को डेवलपमेंट चाहिए, कैसा अमेरिका बनना है भाई, पहले अपने अंदर डेवलपमेंट कर लो, ऑटोमेटिक अमेरिका से भी ऊपर चले जाएंगे। इंडिया पास सब कुछ है। ठीक है, तो अब भाई वो चीज़ कहाँ से कहाँ चले गए यार, एक मिनट से। तो सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर का 3 चक्कर, क्या क्या चक्कर सर, पहला बोला 10% का सर डिविडेंड दीजिए, दे दिए करंट ईयर के प्रॉफिट से। ठीक है सर, P&L को बुलाएं करंट ईयर का प्रॉफिट से, उसको बोले कि भाई पेड कर, 10,000 पेड कर दिए। वो तो गो भैया अलग बोले थे कि 100 के बदले रिडीम करेंगे प्रीमियम पे, तो ये 10,000 को ये भैया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को बुलाएं, बोले भाई SP जल्दी आ रिडीम कर, वो उसको संभाल लेगा। अब ये जो 1,00,000 है सर, इस 1,00,000 के लिए क्वेश्चन में कहा कि इन्वेस्टमेंट को आपने बेचा। ठीक है सर, और तब पेमेंट आप रिडीम किए हैं। तो अब देखिए क्या होता है आगे। नंबर 4 एंट्री, प्रीमियम ऑन रिडीम्शन को राइट ऑफ करना है, उसके लिए एंट्री होगा। ठीक है, उसके लिए एंट्री क्या होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स को बोले देखो ये तो यहाँ डेबिट था, ये जो ससुर का नाती ये जो मेरे सामने खड़ा है इसको दूर करो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स। बोला ठीक है सर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भागा भागा मेरे सामने आया। ठीक है, बोला सर हम इसको पैसा दे दे रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अपने में से 10,000 रुपया ले आया और सर उसका मुंह पे फेंक दिया ना, निकल मेरे बॉस के सामने से। ठीक है, और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 10,000 गायब हो गया। 10,000 का तो सर जी उपाय होगो, ये डिविडेंड के भी उपाय होगो सर जी। अब बच गो भैया मेन अमाउंट रिडीम्शन का। ठीक है,
तो ध्यान दीजिए, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को बुला के डेबिट करके उसको सेटल कर दिए। बीइंग प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन राइट ऑफ ₹10,000, ठीक है, ₹10,000 10% प्रीमियम से 10,000 10% प्रीमियम सिक्योरिटी रिजर्व से राइट ऑफ किए हैं, ठीक है। ये जो प्रेफरेंस था, इस प्रेफरेंस का 10,000 अमाउंट जो कि सिक्योरिटी के थ्रू ये पा रहा था, ठीक है, प्रीमियम ऑन रिडीम्पशन पर पा रहा था, रिडीम्पशन डेट पर एज अ प्रीमियम, उस चीज़ को कहाँ से सेटलमेंट किया सर? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से, क्योंकि वो यूजेज है 5 यूजेस के अंदर आता है। तो इस चीज़ को सर हमने वहाँ से राइट ऑफ कर दिया। ओके, आपने राइट ऑफ कर दिया, बहुत अच्छी बात है, ये भी होगा। अब 5 नंबर पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम करने के लिए बनाए CRR। इससे पहले एंट्री सर आपके लिए जे होगा भैया। एंट्री का कोई सीक्वेंस नहीं है एट इंटरमीडिएट लेवल पर, बट आपको धीरे धीरे बाद में समझ में आ जाता है जब आप ऊपर आओगे तो हाँ ये कैसे अभी क्या करना होगा, ठीक है सर, मुझे पता चल जाता है। तो उस टाइम में सर आपको क्या बनाना है, अब क्या करना है सर? इन्वेस्टमेंट को बेचना है, क्योंकि सर क्या है कि ये 10,000 का जुगाड़ हो गया, ये भी 10% डिविडेंड का भी जुगाड़ हो गया, बट ये जो 1 लाख है इसका जुगाड़ नहीं हुआ। तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में हमने अपना रिजर्व्स का पैसा, प्रॉफिट का पैसा लगाया था। तो जैसे ही प्रॉफिट को छुए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तो सर विदाई हो गया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर बहन का तो सर शादी हो गया, बट बहन को सर शादी करने के चक्कर में भाई को भैया हो गो GD, ठीक, जैसे इंसान का GD हो जाता है आप देखे होंगे, ठीक है वैसे ही GD हो जा तो हो भैया, ठीक है। एक मेरा एक बहुत क्लोज आदमी है, उनकी भी, वो भी अपनी बहन का शादी किए, और उनका क्या हुआ लास्ट में, उनके भी पापा नहीं हैं और लास्ट में उनका क्या हुआ, उन्हीं का सबको मिल के GD कर दिया। तो ठीक वैसे ही सर ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा वो आदमी कौन है, अभी हम ऐसे नाम नहीं ले सकते, ठीक है। ही इज़ हीरो इन माई लाइफ, ठीक है। तो देखिए, तो उसी तरह सर सेम कंडीशन आप याद कीजिए अपने माइंड में, कोई अगर आप भी ऐसा देखे हो तो आप भी याद कर सकते हैं, जिनका जो अपना पूरा संपत्ति दे दे और उसके बाद भी उसका GD हो जाए, ठीक है। तो वही हाल है, कंपनी प्रेफरेंस शेयर को, जो कि उसकी बहन थी, विदाई कर दिया। जैसे ही विदाई किया सर, अदर लाइबिलिटीज़ एकदम, जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, भाई साहब गोली लेके खड़ा कंपनी के सामने, बोलो जे भैया गोली मार दो को छोरो ने, ये भैया कंपनी कहो कि अबे मर जाएंगे बे, पैसा मत निकाल, पैसा रहने दो, ठीक है। जिद होगो भैया, बैंक अकाउंट को कर दिए डेबिट, ठीक है। देखिए बेचे कैसे, पहले बेचे कैसे देख लीजिए, किस वजह से झगड़ा इतना हो रहा है कंपनी और उसके गर्लफ्रेंड में, ठीक है। दैट मीन्स कंपनी और अदर लाइबिलिटीज़ में, ठीक है, लाइबिलिटी होल्डर्स में, ठीक है। देखिए बैंक डेबिट 90,000 रुपया आ गया, लॉस ऑन सेल डेबिट 10,000 लॉस भी हो गया। टू इन्वेस्टमेंट सर, इन्वेस्टमेंट के नाम से 1 लाख रुपया गया बिजनेस से पैसा गया, प्रॉफिट रखे थे इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में एंड बेच दिए। अब 1 लाख सर हटा, ठीक है, ये बेच दिए। अब क्या किए सर, अब ये जो सर लॉस है ना, इस लॉस को कहाँ से सेटल करेंगे, कुछ तो सेटलमेंट करना पड़ेगा, है जी सर जी, कैसे होगा सेटलमेंट? बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ये मेरा करंट ईयर में एक तरह से क्या है, इस साल में मेरे पास इन्वेस्टमेंट था, आप अपने ऊपर रख के देखिए, आपका प्रॉफिट हुआ है सर मान लीजिए 18,000, कितना था इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सर 18,500, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दीजिए, ये चीज़ ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल बताते हैं, इस क्वेश्चन को छोड़िए, बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा, ऐसे बाहर से बाहर समझते हैं। मेरे पास सर इन्वेस्टमेंट था, ठीक है, मान लीजिए 1 लाख का, और उसमें से मेरे को सर, हम जब बेचें तो वो मेरे को रियलाइज़ हुआ पैसा 90,000, बहुत अच्छा बात है, 90,000 रुपया मिल गो सर जी, ऐश करो कैश उड़ाओ, नहीं भैया बहुत लोड है देह पे इतना काम के लोड है, कैसे होगा ठीक है, तो लोड है, तो वो 90,000 तो सर ला लिए, किसके लिए लाए, ये 1 लाख के लिए। अभी भी सर
10,000 को चक्कर पर गो भैया, तो 10,000 तो सर अरेंज हो जाएगा, बट उससे पहले मेरे को क्या लॉस हो गया इस 90,000 को जुगाड़ करने के चक्कर में। मेरा जो 1 लाख का सामान था ना सर, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट था, वो 10,000 लॉस पे बिक गया। दैट मीन्स मेरे को लॉस हो गया। अगर इस टाइम में करंट ईयर में मेरे को लॉस हुआ, दैट मीन्स करंट ईयर के प्रॉफिट से माइनस करेंगे, तभी ना उसका बैलेंस आएगा। यार बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा करंट ईयर में, एक ही जगह होगा। मान लीजिए मेरे पास प्रॉफिट था सर 40,000, ठीक। तो अब इन दैट केस में सर हम क्या करेंगे कि 40,000 मेरे पास प्रॉफिट बचा है, तो ये लॉस हुआ है, तो लॉस को कहाँ से माइनस करेंगे, कहाँ से सेटलमेंट करेंगे, उसी जो माइनस करते हैं ना, तो 40,000 के प्रॉफिट में से ये 10,000 को एडजस्ट कर रहे हैं हम, इसी एडजस्टमेंट को कहते हैं सर, इसी एडजस्टमेंट को कहते हैं क्या, एडजस्टमेंट को क्या कहते हैं सर, राइट ऑफ करना या सेटलमेंट करना प्रॉफिट करंट ईयर के प्रॉफिट से, ठीक है सर। तो इसको क्या किए, इसको सर जी सेटल कर दिए। करंट ईयर का प्रॉफिट को बोले भाई जल्दी आ, बोला दौड़ के आ रहे हैं सर। आया बेचारा, बोला क्या हो गया सर, बोले देख लॉस हो गया, ज़िंदगी में लॉस हो गया, इसको हटाएं यहाँ से। सामने में करंट प्रॉफिट रखा था, उठाएं 10,000, धर निकल तू भी। लॉस ऑन सेल क्या कर दिए हैं, मेंटेन कर दिए हैं सर, ठीक है, मेंटेन कर दिए। अब मेरे पास जबकि सर पैसा आ गया इसको पूरो, अब बहन का शादी के लिए सर जी आपके पास पूरा पैसा आ चुका है, ठीक वैसे ही कंपनी के पास उसकी बहन प्रेफरेंस शेयर होल्डर का शादी के लिए, मतलब उसको रिडीम्शन के लिए, विदाई के लिए सारा चीज़ का वो जुगाड़ कर चुका है, डिविडेंड के लिए अरेंजमेंट कर चुका है 10%, ठीक है। ये 10,000 के लिए जो सिक्योर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन देना था, इसका भी उपाय कर चुका है, और ये जो अमाउंट सर तीसरा देना था प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन मेन अमाउंट, इसका भी अरेंजमेंट कर चुका है। दैट मीन्स वो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3, इन तीनों पॉइंट का सर वो अरेंजमेंट कर चुका है। तो क्या टाइम आ गया है सर जी, पैसा देने का टाइम आ गया है। शादी से पहले तो भैया झगड़ा ना होगा, शादी के बाद झगड़ा होगा भैया। तो फिर क्या किया, बहन का सब विदाई कर दिया कंपनी। समझिए कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए इतना तितिमा चल रहा था, झगड़ा झंझट, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डेबिट करके बैंक कर दिया, बीइंग रिडेम्पशन अमाउंट पेड, बहन का विदाई हो गो, चलो गो भैया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का सारा काम खत्म गई, ठीक है। अब देखिए सर, जैसे डोली गो कंपनी का गर्लफ्रेंड उसका सामने आके खड़ो हो गो भैया कि ये मारो इन्वेस्टमेंट ना दिख रही हो सर जी, क्या किए इन्वेस्टमेंट का। कंपनी बोला कि मैडम 1 लाख रुपया कम पड़ रहा था, बेच दिए। अब तो भैया मैडम सुने ना, मैडम बोली भैया गोली मार देंगे। चोरन ने कहो गोली मार दोगे तो मर जाओगे भैया, थोड़ा तो समझिए छोरी। लाइबिलिटी होल्डर्स कंपनी एक्ट गर्लफ्रेंड सुनी नहीं रही है भाई साहब, अरे नहीं सुनेंगे, गोली मार देंगे, कसम खाओ। कहाँ से मेंटेन करोगे हमको नहीं पता। इन दैट केस क्या करेगा कंपनी, कंपनी बोला भैया जान बची तो लाखों पाए, बिना नहाए गंगा आदमी जाए ठीक है। कंपनी क्या किया सर, फ्री रिजर्व से तुरंत CRR बना दिया, ठीक है क्यों, क्योंकि जीडी हो जाएगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को जो 1 लाख का जो अमाउंट दिए उसके लिए, ठीक है। अब भैया भाई का होने लगा जीडी, दैट मीन्स अब कंपनी का जीडी होगा। जैसे ही उसकी बहन का विदाई हुआ प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, अब कंपनी का होना स्टार्ट हो जाएगा जीडी। अब वो जहाँ जहाँ से सर पैसा लिया होगा उसका अरेंजमेंट के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस मान लो, मान लीजिए सर जैसे ये तो सर मेरा था, ये 10% प्रॉफिट से एडजस्ट कर दिए हैं, डिविडेंड दे दिए, इसके लिए वो नहीं बोलेगा। ये 10,000 जो सर आपने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से दिया, इसके लिए भी वो नहीं बोलेगा। बट ये जो 1 लाख का आपने अरेंजमेंट ना, आपने ये छू दिया सर 3rd नंबर करंट ईयर के करंट असेट्स में से। अब उसका एश्योरिटी जो है आउटसाइडर्स लाइबिलिटी का, उसको हार्ट हो गया, ठीक है, उसका ईगो हर्ट हो गया सर, दिल टूट गया भैया। अब तो होगा झगड़ा, झगड़ा बचाने के लिए क्या किए, तुरंत बोले भाई फ्री रिजर्व कहाँ हो, CRR बनाना है, CRR बनाना है। सबसे पहले गया, बोला भाई CRR बनाना है, CRR बनाना है।
अरे जनरल रिजर्व, हाँ सर, जल्दी से आ भाई, नहीं तो जान चला जाएगा। तो फ्री रिजर्व से CRR बनता है, ठीक है। तो फर्स्ट सबसे पहले जनरल रिजर्व दौड़ा दौड़ा आया, अगर वो कम पड़ता तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस को यूज़ करते हैं, बट अभी नहीं है कम, ठीक है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन में सर आप देख सकते हैं जनरल रिजर्व दिया है 1,20,000। तो फिर जल्दी से दौड़ा के आया, CRR आया जल्दी से, भाई साहब कंपनी के गर्लफ्रेंड को बोला कि भाई आपके लिए मैडम रिज़र्व कर दे रहे हैं 1,00,000 रुपया। रिज़र्व किया तब जाके उसकी गर्लफ्रेंड बोली ठीक है, नहीं तो गोली मार देते हैं, और डोली में गोली मार दें। अरे मरिए जाएंगे भाई, जान तो छोड़ दियो, हुकुम कैश हो सर जी, कैश हो, ठीक है। तो इसके लिए सर एंट्री क्या की है, बीइंग अमाउंट इक्वल टू फेस वैल्यू ट्रांसफर टू CRR, ठीक है। जो भी अमाउंट आपने इक्वल फेस वैल्यू का यूज़ किया था, मतलब 1,00,000 दिया था, उस अमाउंट को ट्रांसफ़र कर दिया CRR में फ्री रिजर्व से। अब फाइनल डेट आ गया फ्री रिपोर्ट, हाँ तो इतना ही तक था, ठीक है सर। ये काट लो, ये काट लो, ओ ठीक है। बीइंग अमाउंट इक्वल टू फ्री फेस वैल्यू, जो आपने 1,00,000 अमाउंट सर, ये 10,000 तो प्रीमियम से दिए, इसका कोई बात ही नहीं है। ये 1,00,000 जो अमाउंट सर आपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम किया, उसके लिए आपको CRR बनाना पड़ेगा, ताकि उसका श्योरिटी CRR बनाए, मतलब दैट मीन्स वो ब्लॉक हो गया तो ऑल ऑटोमेटिक उसका जो एश्योरिटी था आउटसाइडर्स का वो फुलफिल हो गया, बराबर हो गया। तो इस वजह से वो फिर झगड़ा नहीं करेगा, वो शांत हो जाएगी, ठीक है, शांत हो जाएगी। चलिए ठीक है सर। इसके बाद देखिए यहाँ पे है इस एंट्री में डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस ना करें। हाँ ध्यान रखें कि इस दोनों एंट्री को एक ही में एडजस्ट ना करें, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इस दोनों एंट्री को सर एक ही में एडजस्ट ना करें, अलग अलग रखें, ठीक है। तो ये भी चीज़ ध्यान देना। और क्या ध्यान देना है कि सर ये जो 10,000 का लॉस है प्रॉफिट में भेज दिए, मतलब करंट ईयर के प्रॉफिट्स में भेज दिए, और लॉस क्योंकि ये मेरा लॉस था इस वजह से करंट ईयर के प्रॉफिट से इसको एडजस्ट किए हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं सर, 7वां भी चला गया। अब कंपनी बोला कि भैया बोनस भी देना है, जैसे ही, क्योंकि भैया जिसका पापा नहीं उसके ऊपर बहुत सारा लोड, लड़को भैया चपा के मर जागो छोड़ो। समाज के अंदर में, समाज जो ना सिर्फ दिखता है बहुत अच्छा है, बट वो किसी को जीने नहीं देता, दैट्स द रियलिटी ऑफ लाइफ। तो देखिए पॉइंट नंबर 8, ठीक है। अब इक्विटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर का सारा काम खत्म, इसका तो विदाई हो गया, बिजनेस से गो, बहन गई बिजनेस से का, प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो कि बहन थी चली गई। अब देखिए, अब इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस देंगे। अब भैया इक्विटी शेयर होल्डर्स भी आगो, ये मारो को भी करो भैया। इधर कंपनी की पहले से ही हालत ख़राब है, अब उसका बेटा आ गया कंपनी का, बोल रहा है कि बेटा आ गया, बोल रहा भाई मेरे लिए भी कुछ कीजिए। अब आप बोल रहा अबे तेरे लिए, साला तुमको जन्म दिए, तुमको बुलाएं, सब कुछ किए, सारा पावर तुम्हारे पास, तुम डिसीजन मेकिंग सब कुछ तुम, और तुम कर रहा झगड़ा, बाबू हो जाएगा रगड़ा। बोला नहीं पापा कुछ कीजिए। तो अब कंपनी का पापा, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल का पापा कौन, कंपनी, उसका बेटा कौन, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए कंपनी डिसाइड टू इशू बोनस, बोला ठीक है बोनस इशू दे देते हैं, अभी मेरे पास यही अवेलेबल है, इससे ज़्यादा का उम्मीद मत करो, मुँह ज़्यादा मत फाड़ो। बोला ठीक है, बोनस बोला 1:1 दे देंगे। टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 10,000 है, जाके देख सकते हैं बैलेंस शीट में। इशूड एंड सब्सक्राइब, इशू सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल में देखना है, ठीक है। ऑथोराइज वाले से कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन का, क्वेश्चन का कैलकुलेशन हमेशा ध्यान रखिएगा इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल से ही होता है। वहाँ आके देखिए टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो कि इशूड है, इक्विटी शेयर इशूड एंड पेड अप, तो 10,000 दिखा। देयरफॉर पहला आपने निकाला सर, पहले निकालेंगे नंबर ऑफ बोनस यूज्ड 1:1, दैट मीन्स 10,000 एक्स्ट्रा दे रहा है, ठीक है। देयरफॉर नंबर ऑफ बोनस इशूड, नंबर नहीं, ये नंबर नहीं, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है। देयरफॉर अमाउंट
ये अमाउंट होगा सर, ठीक है। एक मिनट हम भी इसको ठीक कर देते हैं थोड़ा सा। दैट इज़ पॉइंट नंबर 2 अमाउंट, ठीक है। पहला पॉइंट तो सर ये था, नंबर ऑफ बोनस इशूड कितना, तो आ गया 10,000। अब नंबर 2 में आप निकालेंगे सर कि अमाउंट ऑफ बोनस इशूड कितना, तो अमाउंट मीन्स दैट इज़ 10,000 शेयर्स इंटू रेट कितना है सर 10 रुपीज़, फेस वैल्यू लाएंगे उस, और उसके अलावा किसी चीज़ से मतलब नहीं है, फेस वैल्यू 10 है 10 देंगे, 10 इंटू किए सर 1,00,000। अब इस 1,00,000 जो आया ये अमाउंट अलग से इशू हो रहा है, फिर से बोनस के रूप में अमाउंट बढ़ रहा है शेयर कैपिटल से, ठीक है। तो इसको करंट में ही क्रिएट किए, तो इसको यूटिलाइज़ करने के लिए क्या किए सर, 1,00,000 के लिए क्या करेंगे, अभी जस्ट आपने क्या बनाया है CRR का यूज़ क्या है, ओनली एंड ओनली वन यूज़। CRR को बोनस के टाइम पे इशू करते हैं, मतलब CRR किससे रिलेटेड है, इक्विटी शेयर होल्डर से, मतलब कंपनी का बेटा से। उसको देके बोले धर और निकल, तू भी जा साला यहाँ से, तू भी निकल घर से भैया, ठीक है। वो बोला ठीक है सर, ठीक है पापा थोड़ा देर के लिए शांति, ओके शांति बेटा, चलो शांति से रहो, खुश रहो, आबाद रहो, दिल्ली रहो या गाजियाबाद रहो। ठीक है, CRR देके उसको साइड कर दिए। इसके लिए सर एंट्री क्या किए, CRR अकाउंट डेबिट 1,00,000 टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर, उसको बुला के बोनस दे दिए, ठीक है, बोनस का कागज़ दे दिए। फिर बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट किए, उसको रूम के अंदर बुलाएं, और जब वो बाहर चला गया तो बाहर गया, तो जैसे ही वो बाहर से घूम के आया तो वो क्या बन गया सर, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब उसको बिजनेस में इक्विटी शेयर कैपिटल को भेज दिए, कहाँ, इक्विटी शेयर कैपिटल को। जो बोनस के रूप में ये 1,00,000 बढ़ा, इस 1,00,000 का इफेक्ट आपको कहाँ देखने मिलेगा सर, एक बैलेंस शीट में। आपको जो बैलेंस शीट है उसमें आपको इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल में, वहाँ पे आपका शेयर कैपिटल जो है वो 10,000 से बढ़ जाएगा, और अमाउंट जो है इक्विटी शेयर 10,000 से बढ़ जाएगा, और इक्विटी शेयर कैपिटल जो कि पहले 1,00,000 था वो 2,00,000 हो जाएगा। इसका मतलब ये है सर। ओके, हाउ टू इम्प्रूव जर्नल फॉर नॉलेज, ये बेसिक्स रूल्स हैं, ठीक है। उसके अकाउंटिंग सारा सेट करो, चेक करो, इंटरलिंक करके प्रॉब्लम को मैक्सिमम इम्पोर्टेंट दो, क्योंकि प्रॉब्लम आपका है तो सॉल्व भी आप ही करेंगे सर, ध्यान रखिएगा। ये सब बेसिक्स रूल है अकाउंटिंग का, उसके अकॉर्डिंग ये सारा सेट करके चेक करो, ये एंट्री को हमेशा इंटरलिंक किया करो, धीरे धीरे ये प्रॉब्लम आपका ख़त्म हो जाएगा जर्नल एंट्रीज़ का, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम इसमें है नहीं। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन योर लाइफ, तो वो लड़ाई तुम्हें लड़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ही हट जाएंगे तो भगवान भी आपका साथ नहीं देगा, भगवान भी उसका साथ देता है जो अपना साथ देना जानता है, तो ध्यान रखिएगा। इसीलिए अगर आपको जर्नल का प्रॉब्लम है तो आपको 11-12 का बेसिक्स या फाउंडेशंस का बुक देखना चाहिए। खुद मेरे जो सर थे उनका भी ऐसा प्रॉब्लम था भाई, ही इज़ नाउ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो सर भी ऐसे ठीक ही है। कोई भी इंसान है, सबको सीखना ही है सर, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब इस चीज़ को बस बनाना है, अब ख़त्म ही है। चलिए, सारा एंट्रीज़ वगैरह तो सर देख लिए, समझ भी लिए, ओके। अब क्या करेंगे सर, ट्रिनिटी लिमिटेड अब नया बैलेंस शीट एज ऑन 2015 का बना रहे हैं, ठीक है। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2015, जो कि इशारा भी कर रहा था क्वेश्चन में, इशारा याद रखिएगा। ठीक है, इशारा कभी कभार बहुत काम करवा देती है, ज़िंदगी बर्बाद भी कर देती है। अकाउंटेंसी का इशारा नहीं समझे तो समझ लीजिए कि इंटरमीडिएट का ज़िंदगी ख़राब कर देगा। ठीक है, तो ये इसलिए अकाउंटेंसी का इशारा ज़रूर समझना है, पकड़ के रखना है कि ये आपको वहाँ तक पहुँचा सकता है। अब देखिए, बैलेंस शीट के जनरली सर 2 पार्ट, इक्विटी एंड 2 हेड्स, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। पेन काम नहीं कर रहा है या टच काम नहीं कर रहा है। बैलेंस शीट के सर जनरली 2 हेड, ये कब का है, 2015 का, 31 मार्च 2015। 2 हेड, इक्विटी एंड लाइबिलिटी एंड एसेट्स, ठीक है सर। अब क्या करेंगे सर, सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। अब 1 बाय 1 इसको बनाते जाएंगे। सबसे पहले आप एक जगह इस पेज को एग्ज़ाम के लिए एक जगह इस पेज को खींच लीजिएगा, ठीक है। और
नेक्स्ट में यहाँ नोट नंबर डालते जाइए और आप अपना बनाते जाइए। ध्यान रखिएगा जनरली नोट सिर्फ 3 का ही बनेगा, एक शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस और एक सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बाकी उसके अलावा आपको उतना, अब देखिए यहाँ किसी का भी नोट नहीं है, 1 2 3 सिर्फ यही तीनों का नोट है, तो बेसिकली ये तीनों का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, 2 नोट तो सर 100% बनेगा, एक कैश का और एक रिजर्व एंड सरप्लस का, क्योंकि इसी दोनों में बहुत सारा हेरा फेरी होता है, इसी से आता है इसी से जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों का तो भाई साहब बहुत होने वाला है काम। तो पॉइंट नंबर 1, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। पहला हेड शेयर होल्डर्स फंड को बुलाएं, उसके अंदर शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, अब शेयर कैपिटल सर नोट नंबर 1 करके पीछे कर दिए, रिजर्व्स एंड सरप्लस को भी नोट नंबर 2 करके पीछे कर दिए। ये अमाउंट यहाँ कैसे आया, ये चीज़ आपको पीछे नोट नंबर में दिखाएंगे, पहले बैलेंस शीट को डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 2, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट हेड है, इसलिए आपको ये चीज़ लिखना पड़ेगा एग्जाम में भी, भले आप यहाँ इसका स्पेस खाली छोड़ के आएँ, क्योंकि ये शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ डालना है। नंबर 3, नॉन करेंट लाइबिलिटीज़, इसके अंडर भी कुछ नहीं है, तो ये भी हेड है, इसलिए आपको सर ये भी चीज़ें एग्ज़ाम में लिख के आनी पड़ेगी, खाली छोड़ दिए। करेंट लाइबिलिटी में, करेंट लाइबिलिटी देखिए नोट्स नहीं बनाए बिकॉज क्वेश्चन में डायरेक्ट लिख दिया था कि अमाउंट जो है वो सेम रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन में इसका नोट्स बनता करेंट लाइबिलिटी का, बट वो क्या लिखा, लिख दिया ना कि इसका नोट्स नहीं बनता। ठीक है, करंट लाइबिलिटी और करंट एसेट से रिगार्डिंग नोट्स नहीं बनाना है, एक्सेप्ट सिर्फ कैश को छूना है। ठीक है, कैश को टच कर सकते हैं, कैश का अमाउंट चेंज होगा। देखिए आपका पॉइंट नंबर 2, एक्सेप्ट कैश एंड बैंक बैलेंस, अदर करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी वह सेम एज ऑन 2014 में जो था वही है, करंट लाइबिलिटी भी सर और करंट असेट्स भी, करंट लाइबिलिटी भी और करंट असेट्स भी, एक्सेप्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सिर्फ यही चीज़ चेंज होगा। ठीक है, इसीलिए इसका नोट्स बनेगा, इसका नहीं बना। देखिए तो करंट लाइबिलिटी सर क्वेश्चन में था, अब जाके देखेंगे तो आप देखिएगा करंट लाइबिलिटी एंड प्रोविजंस नाम से 11,500 अमाउंट, उस अमाउंट को सर बैलेंस शीट से डायरेक्ट उठा के ले आए। एक एग्ज़ाम से रिलेटेड टिप्स है जो कि सर बताए थे, टिप्स फॉर एग्ज़ाम में जल्दी में आकर हम क्या करते हैं सर, टोटल यहाँ कर देते हैं। भाई ये एग्ज़ाम चल रहा है, आपका घर में प्रैक्टिस नहीं है, अगर एक बार काटेंगे तो ये बैड इम्प्रेशन जाता है चेकर्स को, ठीक है, एग्ज़ामिनर्स को, तो बैड इम्प्रेशन नहीं देना है। इस चीज़ के लिए आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिए और यहाँ थोड़े नीचे से एसेट्स के लिए स्टार्ट कीजिए। ठीक है, जैसे इस टाइप में किया हुआ है। चलिए ये तो हो गया, इसके आगे करते हैं असेट्स। असेट्स का नंबर 1 नॉन करेंट असेट्स, दैट इज़ ए, जो कि अब अमेंड हो चुका है PPE। ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। ठीक है, इसके अंदर सर देखिए क्या कुछ है आइटम, असेट्स के साइड में तुरंत बैलेंस शीट में पुराने वाले में जाके असेट्स में जाना है, क्योंकि लाइबिलिटी का काम यहाँ ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो आपको असेट साइड में जाना है। नॉन करेंट में आप जाएंगे तो आपको दिखेगा सर ग्रॉस ब्लॉक नाम से एक आइटम है। ठीक है, वो कहाँ जाएगा, टेंजिबल में जाएगा, क्योंकि टेंजिबल से ही वो रिलेटेड है, टेंजिबल असेट्स है। ठीक है, तो वो 3 लाख आ गया। सेकंड नंबर में सर जो डेप्रिसिएशन है, ठीक है, ग्रॉस ब्लॉक का ये आज तक का पूरा डेप्रिसिएशन दिया हुआ है सर, कितना, 1 लाख बैलेंसिंग फिगर में। ठीक है, दैट मीन्स बैलेंस शीट में कहा कि 1 लाख आज तक का उस पर टोटल डेप्रिसिएशन लग चुका है, बट अदर से एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दिया था कि 20,000 डेप्रिसिएशन, ठीक है, 20,000 डेप्रिसिएशन करेंट ईयर का भी है। दैट मीन्स नॉन कैश के रूप में एडजस्ट कर दिया गया। ठीक है, तो ये 20,000 को भी डेप्रिसिएशन इसके अंदर ऐड किए, 1,20,000 बनाए और इसको इससे माइनस कर दिए। टेंजिबल एसेट्स का डेप्रिसिएशन है ये। ठीक है, ध्यान देना है, बहुत ही बारीकी से सारी चीज़ को पढ़ना है। ठीक है, और माइनस करने के बाद सर आपका अमाउंट बच गया 1,80,000। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद सर करंट असेट्स में गए, करंट असेट्स में देखें
तो ट्रेड रिसीवेबल्स जैसे ही क्वेश्चन बोला है कि वो अमाउंट सेम है तो सेम उतार दिए, वहाँ से ले आए डायरेक्ट उठा के 25,000। ठीक है, इन्वेंट्री को डायरेक्ट उठा के ले आए 45,000। ठीक है सर, और इन्वेस्टमेंट जो कि 1 लाख का था वो तो सर बेच दिए, ख़त्म। बाकी और कुछ बचा नहीं, कैश एंड कैश बैलेंस बचा जिसका अमाउंट दिया हुआ है 50,000। ठीक है सर, तो ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के लिए रिलेटेड नोट्स बनेगा, बिकॉज एडजस्टमेंट एंट्रीज है इसमें बहुत सारा। तो ये नोट नंबर 3 में दिखा दिए, और इसके भी लिए आप वेट करें, फाइनल इसको भी ना करें। ठीक है सर, जब तक आप कैश ना निकाल लें आप फाइनल नहीं करिए, इन 2 चीज़ों को खाली रख दीजिए, और एक बार करके आप एक बार देख लीजिए, फटाक से टोटल करके लिख दीजिए, आ गया था। ठीक है सर, चलिए तो आगे देखते हैं। नोट नंबर 1 किसका है? शेयर कैपिटल का, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। ठीक है, ये 100% एग्ज़ाम में आपको लिखना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, भले इसका काम नहीं है लेकिन आपको लिखना पड़ेगा सर यहाँ तक। ठीक है, ऑथोराइज्ड कैपिटल आप देखेंगे क्वेश्चन में, नोट कि ये 10,000, जैसे मान लीजिए कि ऑथराइज कैपिटल आपका 10,000 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एट द रेट ₹10 ईच है। ठीक है, तो ये ऑथोराइज्ड है, मतलब आप इतना तक दे सकते हैं, इशू कर सकते हैं। इस केस में क्या है कि ये रिडीम हो गया है। ठीक है, ये भी चीज़ इस क्वेश्चन का ट्रिक है सर। देखिए ये सारी चीज़ें इस क्वेश्चन में ट्रिक्स हैं, तो इस चीज़ को आप अच्छे से प्रैक्टिस करना ना भूलें। तो आप इस चीज़ को अच्छे से प्रैक्टिस करना ना भूलें। ठीक है, तो दैट मीन्स ये रिडीम हो गया है बट ऑथोराइज है, ये आगे चलकर ये फिर से हम इशू कर सकते हैं, इसलिए ये यहाँ दिख रहा है। ठीक है, इसलिए ये 1 लाख अमाउंट यहाँ दिख रहा है, क्योंकि अभी ये रिडीम हो गया बट ये ऑथोराइज है मेरा, अभी नहीं है, अभी यहाँ इशूड नहीं है ना, आगे चल के होगा फिर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ओके सर, तो इस वजह से वो वहाँ दिख रहा है। और देखिए और क्या है, 90,000 इक्विटी शेयर कैपिटल एट द रेट ₹100 ईच, दैट मीन्स 9 लाख आपका इक्विटी शेयर है ऑथोराइज्ड। और जबकि क्वेश्चन में आप कितना इशू किए हैं, 10,000 ही इक्विटी शेयर्स आपका था, अभी भी आपका इक्विटी शेयर कैपिटल उतना आप यूटिलाइज नहीं किए हैं, तो इस वजह से 90 इनफ है, बहुत है। ठीक है सर, तो वैसे ही 90 लिख दिए, 9 लाख लिख दिए, 90,000 इक्विटी शेयर एट द ₹10 है तो 9 लाख, 9 लाख और 1 लाख को जोड़े, और सर यहाँ ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल कितना निकाल लिए, 10 लाख। बट इससे कोई मतलब नहीं है, बैलेंस शीट का कोई लेना देना नहीं है। बैलेंस शीट को किससे लेना देना है सर? बैलेंस शीट को मतलब है इशूड एंड सब्सक्राइब से, ये बैलेंस क्या कहता है। ठीक है, तो 10,000 इक्विटी शेयर कैपिटल, 10,000 एट द रेट ₹10 ईच, 1 लाख इक्विटी शेयर था, प्लस 10,000 बोनस इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10,000 इंटू 10 ईच बोनस दिए सर, जो है 1 लाख का हो गया। ये दोनों को जोड़ के आप अमाउंट निकालिएगा 2 लाख। बैलेंस शीट में ये अमाउंट जाता है, ये जो 2 लाख है ना, ये जाता है बैलेंस शीट में। ठीक है, फॉर नॉलेज से रिगार्डिंग क्या है यहाँ लिखा हुआ है, न्यू वाला जब बैलेंस शीट बनाओगे तो पुराने वाला बैलेंस शीट, ठीक है, पुराने वाला बैलेंस शीट प्लस जर्नल एंट्री को देखते हुए किया करें। ठीक है, डेबिट क्रेडिट काम करते करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ये सर हमें टिप्स दे रहे थे कि कैसे काम करते हैं। पुराना वाला बैलेंस शीट को सामने रखो, आँख के सामने, प्लस जर्नल एंट्रीज को देखते जाओ और न्यू वाले को नहाते जाओ। ठीक है सर, तो ये 2 लाख जो आया ये जाता है बैलेंस में। आप देखिए होगा यहाँ पे बगल में है ना, शेयर कैपिटल में अमाउंट देखिए 2 लाख, नोट नंबर 1। अब आइए सर रिजर्व्स एंड सरप्लस, नोट नंबर 2, जर्नल एंट्री को आप देखते जाइए, जर्नल एंट्री से करें। ठीक है, जर्नल एंट्री को देखते जाइए कि रिजर्व्स का कहाँ कहाँ यूज़ है, रिजर्व्स का पार्ट्स, जैसे कि जनरल रिजर्व कहाँ लगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स कहाँ लगा, करेंट ईयर का प्रॉफिट कहाँ कहाँ उसको यूज़ की है, वो सारी चीज़ों को आप देखोगे, आप यहाँ पर ईजिली कर सकते हो। तो देखिए सबसे पहले जनरल रिजर्व्स, उसमें क्या किए, जनरल रिजर्व्स था सर 1,20,000 का, उसमें से CRR दे दिए, CRR बना दिए 1 लाख का। वो जब कंपनी के सामने कंपनी की गर्लफ्रेंड अदर लाइबिलिटीज़ होल्डर लोग गोली लेके खड़ा हो गया था। ठीक है,
तो उस केस में माइनस किए तो सर 20,000 जनरल रिजर्व में बचा है। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को सर अकाउंट का बैलेंस था 70,000। इसको एक बार बुलाए थे, बोले थे कि भाई आपका यूज़ कर लेते हैं, जल्दी आओ, इसको प्रीमियम देख के इसको भगाओ यहाँ से। तो ये प्रीमियम वाले में एंट्री आपका वहाँ है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स। जितने भी रिजर्व्स के आइटम हैं उसका एंट्री देखना है कहाँ कहाँ है। ध्यान दीजिए, जर्नल एंट्री किसका देखेंगे सर, रिजर्व्स का जो जो आइटम पुराने बैलेंस शीट में गिवन है उसका एंट्री कहाँ कहाँ है, वो सारी चीज़ों को देखना है और वहाँ के एंट्री से उठा के यहाँ सीधे लेते आना है। कुछ नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। तो ये चीज़ हम क्या किए सर, जनरल रिजर्व फिर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में से 70,000 में से सर माइनस कर दिए, क्योंकि उस टाइम में इसको बुलाए थे कि भाई जल्दी आ बचा ले प्रीमियम ऑन रिडीम्पशन से। तो सिक्योरिटी प्रीमियम आके बचाया था, तो 70,000 में से 10,000 यूज़ कर दिए, इसका भी 60,000 बचा, ठीक है। अगला पे देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका सर आपने कहाँ कहाँ यूटिलाइजेशन किया, ये अमाउंट था सर, ये अमाउंट देखिए सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 18,500, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, बैलेंस शीट से उठा के अमाउंट लेते आएंगे 18,500, ठीक है। उसके बाद क्या किए सर, क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है 35,000, ठीक है। उस 35,000 को सर उठा के ले आए, ऐड कर दिए, नेट प्रॉफिट है भाई, ये भी मेरा प्रॉफिट है, ये अब तक का प्रॉफिट है 18,500, 2014 तक का मेरा प्रॉफिट है। उस प्रॉफिट में नेट प्रॉफिट जो इस साल का करेंट ईयर का प्रॉफिट है 2015 तक का, इसको सर इस दो में ऐड कर दिए, ठीक है। ऐड कर दिए 35,000 और 18,500 को। अब देखिए इसके अलावा सर आपका एक्सपेंस कहाँ का होगा सर, एक बार आप याद आपको पहला बहन का जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर आपकी बहन का सर शादी हो रहा था तो उस टाइम में आप दिए थे, वैसे ही कंपनी को आके याद दिलाता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो कंपनी बोलता है हाँ हाँ डिविडेंड दिए थे, आगे रेट था प्रेफरेंस के आगे 10%, उसका 10% सर पे किए थे डिविडेंड के रूप में इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो कैश कहाँ से गया, कैश होता है ऐश, तो गया, तो आपको होगा रोना, तो जे भैया बिजनेस से गो इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड 10,000 कैश गया। तो ये चीज़ दे दिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो ये 10,000 माइनस कर दिए। फिर सर आपको याद है आपने बाकी चीज़ें तो सर सिक्योरिटी प्रीमियम वो तो निकाल दिया, प्रीमियम जो मेन अमाउंट था उसको आपने कैसे दिया प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, मेन अमाउंट जो 1 लाख देना था वो सर आपने उसके लिए आपने इन्वेस्टमेंट बेचा था, वहाँ सर आपको जो लॉस हुआ था, ठीक है 10,000, उस लॉस को सर आप फिर उस लॉस के लिए क्या किए थे सर, उस लॉस के लिए आप मुझे यूज़ किए थे, ठीक है, मुझे यूज़ किए थे। फिर से आप करेंट प्रॉफिट आपके सामने रखा हुआ था, आपने उस लॉस के मुंह पे उठा के मारा, बोला निकलो यहाँ से, तो वो तो निकल गया, बट सर के 10,000 कैश लेके चला गया, बेचने पर जो आपको लॉस हुआ था वो भी 10,000 बाहर आ गया बिजनेस से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को माइनस कर देंगे, तो ये इधर 20,000, ठीक है, और ये इधर 63,500 माइनस करेंगे, सॉरी 53,500 है, ये दोनों मिला के 53,500 ऑलरेडी, हाँ 53,500। उसमें से जब आप सर ये 20,000 माइनस कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 33,500, ठीक है। ये सारे अमाउंट को जोड़ करके एक ही बार वो जाता है रिजर्व एंड सरप्लस में, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, CRR 1 लाख, ठीक है, 1 लाख का बनाए थे, उसको यूज़ कहाँ कर दिए सर, माइनस बोनस इशू करने के टाइम में यूज़ कर दिए, तो ये भी होगा सर भैया नील। ये जो अमाउंट आया 1,13,000, ये ऊपर के 3 4 2 1, यहाँ आप देखिए 1 2 जनरल रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स 3 नंबर एंड 4 नंबर, ठीक है। ये सभी को ऐड करके देखेंगे तो ये जो बैलेंस है सर 1,13,500, इस ये जाता है अमाउंट बैलेंस शीट में, ठीक है। हमेशा जब भी आप एंट्री करें नेट प्रॉफिट का डुअल इफेक्ट देखा करें कि और उसको उससे एडजस्ट करें, ठीक है। फॉर नॉलेज देखिए आज वहीं प्रीवियस वीडियोस में जब हम वहाँ देखे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का शेड्यूल 3 जब बना रहे थे
हमने कहा था कि सर बैलेंस शीट में क्या करते हैं, नोट्स टू अकाउंट देते हैं, मतलब फ्रंट पेज में फेस में नहीं देना है, मतलब फ्रंट में पब्लिक में झगड़ा नहीं करना है। एक मिनट यार, दैट मीन्स पब्लिक में झगड़ा नहीं करना है। कहाँ झगड़ा करना है, घर में जाके। तो ये नोट्स टू अकाउंट कहाँ, घर में, ठीक है, पीछे घर। ये आपका फ्रंट पेज है, पब्लिक का पेज है ये, ठीक है। यहाँ यूज़र्स पढ़ेंगे आपके यहाँ, तो यहाँ खिचड़ी नहीं पकाना है। खिचड़ी कहाँ, पीछे पकेगा। उस खिचड़ी को क्या कहते हैं, नोट्स टू अकाउंट। कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, ठीक है सर। यही चीज़ें बोलनी थी इसलिए पीछे की हैं थोड़ा सा। ओके, फॉर नॉलेज पर्पस वर्किंग को नोट्स के थ्रू एडजस्ट करो। वही चीज़ जो जर्नल में आप लिख दिए थे बीच बीच में, ठीक है। जो भी आपको वर्किंग करना है एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशंस, तो ध्यान दें आप उसको नोट्स के रूप में एडजस्ट करो। नोट्स के रूप में उसको आप बनाने का प्रैक्टिस करिए, वो चीज़ आपका हो जाएगा और आप एग्ज़ाम में करेंगे भी और सामने वालों को अच्छा भी लगेगा और वो मार्क्स भी देगा। ऐसे करेंगे खिच पिच खिचड़ी तो गड़बड़ हो जाएगा, पिचड़ी, ठीक है। फिर आइए सर लास्ट नोट नंबर 3, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को बुलाएं। क्वेश्चन से बैलेंस डायरेक्टली लाओ। सबसे पहले कैश एंड कैश बैलेंस आप जैसे ही लिखेंगे, बैलेंस शीट से ये अमाउंट भी साथ में आप लिखेंगे, ठीक है। 50,000 बैलेंस था, ले आए, ओके सर। अब देखिए आप एंट्रीज़ में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को कहाँ कहाँ यूज़ किए हैं, आप देखते जाएंगे। तो यहाँ पैसा गया किस में, प्रेफरेंस डिविडेंड को जब आप पेड किए तो सर टू बैंक करके पेड किए हैं, ठीक है, पैसा गया 10,000। फिर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट के टाइम में पैसा आया बेचने पर, जो इन्वेस्टमेंट बेचे थे याद है 90,000, वो 90,000 बेचे थे तो वो कैश फॉर्म में आया था सर पैसा, भले वो चला गया इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में बट आया था ना 90,000, यस 90,000 आया था आया था तो प्लस कर दिए। फिर माइनस रिडीम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक किए थे सर, टू बैंक के रूप में दिए थे सर। ये सारी चीज़ें कहाँ, सारा जर्नल एंट्री से ध्यान देंगे तो आपको याद आएगा कि आप जर्नल एंट्री सारा किए हुए हैं। रिडीम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से तो यहाँ भी सर पैसा गया, पेमेंट कर दिए आपने 1,10,000 जो पेमेंट किया, तो यहाँ पे उसकी वजह से भी पैसा गया, ठीक है। उसके बाद क्या सर, कैश प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही तगड़ा चीज़, ठीक है। कैश प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, यहाँ पे आपको सर वो प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। नोट नंबर 2 से लाएं, ठीक है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ये पॉइंट कोई इतना ज़रूरी नहीं है। देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आप देखे होंगे कि 35,000 आपका करंट ईयर का प्रॉफिट है, यस सर, करंट ईयर का प्रॉफिट 35,000 नेट प्रॉफिट, बट वो क्या है, नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन। हमको यहाँ क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन। हमको अभी डेप्रिसिएशन से मतलब नहीं है। इन द केस ऑफ जब हम बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट तो हमको ओवरऑल चाहिए, ओवरऑल नेट प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए। तो बिफोर टैक्स के लिए क्या करेंगे सर, वो जो डेप्रिसिएशन में भेजे ना 20,000, उस चीज़ को सर यहाँ पे आके ऐड करेंगे, ठीक है। जब हम ऐड कर दिए तो ये 20,000 और ये 35,000, मतलब इस साल का टोटल प्रॉफिट कितना है करंट ईयर का। देखिए ये तो प्रॉफिट जो बैलेंस आया ना ये पिछले साल का है, मतलब 2014 में कैश के एंड बैंक बैलेंस के रूप में 50,000 रखा हुआ है, वो वहाँ से उठा के ले आए। इस साल में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जब दिए पैसा गया 1,00,000, फिर रिडीम्पशन प्रेफरेंस कैपिटल के लिए जो पैसा दिए 1,10,000, वहाँ पैसा गया। पैसा आया कहाँ पे, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट किए थे तो पैसा आया था 90,000, ठीक है। और करंट ईयर का प्रॉफिट जो कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सर आपको नीचे दिया हुआ है, उस चीज़ को आपने क्या किया, उसमें हमको ओवरऑल प्रॉफिट चाहिए, वो डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। डेप्रिसिएशन करंट ईयर का 20,000 है तो वो खर्चा ही है, बट हमको पहले प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। तो प्रॉफिट चाहिए तो इसलिए सर ओवरऑल प्रॉफिट चाहिए कि हम एक्चुअल में ओवरऑल कितना कमाएं। तो वो सर आप यहाँ 55,000 लिख देंगे और इस चीज़ों को जब आप सर एडजस्ट करेंगे तो आप पाएंगे अमाउंट 75,000। तो ये जाता है अमाउंट आपका बैलेंस शीट में,
ठीक है। 4 टिप्स बैलेंस शीट मैच करके देखें। यहीं पे जब कैश का बैलेंस निकल जाए, ठीक है, एग्ज़ाम में कैश का बैलेंस फाइनल करने से पहले रफ में चेक करें। एक बार ठाई 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 कैलकुलेटर पे हाथ मारें और सर एक बार देख लीजिए कि आपका कैश का बैलेंस मिल रहा है या नहीं। ठीक है, अगर नहीं मिल रहा है तो उसको ठीक कीजिए, और अगर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो सर दुनिया ही अलग। ठीक है, तो देखिए ये चीज़ें आपने देखा, नोट नंबर 2 में 1,13,500 था, वो वहाँ से उठा के ले आए। फिर ठीक है, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये 75,000 नोट नंबर 3 से उठा के लाए। अगर आपको अभी भी देखना है तो आप देख सकते हैं, नोट नंबर 1 का बैलेंस 2 लाख, नोट नंबर 2 का बैलेंस 1,13,500 और नोट नंबर 3 का बैलेंस 75,000। ठीक है सर, तो इस तरह से ये तीनों अमाउंट आया, और बैलेंस शीट 1 2 3 ये तीनों को देने के बाद अमाउंट आप जोड़ के देखेंगे तो 3,25,000 आएगा। उसके बाद ही एग्ज़ाम में इसको भरें। फिर आप ये सारे अमाउंट को एक बार रफ में, दोनों अमाउंट को एक बार रफ में चेक कर लें। अगर यहाँ 3,25,000 और यहाँ भी 3,25,000 आ रहा है तो यहाँ अमाउंट फिल करें, ताकि प्रेजेंटेशन अच्छा से हो तो मार्क्स भी अच्छा मिले। ठीक है, अब देखिए डुअल इफेक्ट का बात हो रहा है। डुअल इफेक्ट एंट्री पे कैसे ध्यान देना है। ठीक है, मान लीजिए आपने कैश सेल किया, कैश सेल करने से 1,00,000 रुपया प्लस हुआ। इसका डुअल इफेक्ट क्या पड़ा सर? पहला तो इनकम बढ़ा, कैश बढ़ा। ठीक है, तो इनकम बढ़ा तो सरप्लस में चला गया, अमाउंट ऐड हो गया। ठीक है, एज अ रिजर्व एंड सरप्लस में वो लाइबिलिटी साइड में, एक साइड में ऐड हो गया। दूसरा साइड में क्या हुआ सर? एक साइड ये जो मान लीजिए लाइबिलिटी का साइड, और ये हो गया असेट साइड। इनकम बढ़ा कैश सेल करने से, इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व्स में चला गया, तो ये साइड लाइबिलिटी साइड ये बढ़ गया 1,00,000 से, और कैश बढ़ा तो वो कैश में जाकर ऐड हो गया 1,00,000, तो ये यहाँ आ गया असेट्स में। तो असेट्स भी 1,00,000 बढ़ा, बैलेंस शीट टैली है। ठीक है, अगला देखते हैं बिजनेस एक्सपेंसेस। एग्जाम्पल, सैलरी देना है 60,000 का। ठीक है, डुअल इफेक्ट क्या पड़ेगा सर? इनकम कम होगा, कैश कम हुआ। फर्स्ट साइड इनकम, जैसे मान लीजिए ये आपका लाइबिलिटी फर्स्ट साइड, ये आपका सर असेट साइड। आपने क्या दिया? आउटस्टैंडिंग, आपने सैलरी देना है 60,000, तो रिजर्व एंड सरप्लस से लेस हुआ, रिजर्व एंड सरप्लस गिरा। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस इधर गिरा लाइबिलिटी साइड, तो इधर भी कैश क्या हुआ? बाहर गया, तो इधर भी कैश गिरा। ठीक है, थर्ड नंबर देखिए, कैश बैलेंस। कैश सेल किए 60,000 माइनस अपना बिजनेस एक्सपेंसेस कर दिए सर। कैश सेल किए 1,00,000, बिजनेस एक्सपेंसेस ये था 60,000, ये भी कर दिए। कैश बचा कितना? 40,000। ठीक है, एक साइड यही कैश सेट है, और दूसरे साइड डुअल इफेक्ट में यही कैश है नेट प्रॉफिट के फॉर्म में। ठीक है, तो डुअल इफेक्ट दिख रहा? यस सर, दैट मीन्स आपको दिखेगा कि एक साइड ये है सर नेट प्रॉफिट का पार्ट, और अगले साइड ये है कैश, ये असेट्स है, ये असेट्स के साइड में, और ये लाइबिलिटी वाले साइड में नेट प्रॉफिट नाम से रहता है। ठीक है, अब देखिए डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी ऑफ एसेट्स। 5,000 का अमाउंट डेप्रिसिएट हुआ टू असेट्स अकाउंट। ये मेरा नन कैश के रूप में एक्सपेंसेस या खर्चा है एक तरह से। ठीक है, अब देखिए पैसा आया, कैश सेल किए 1,00,000 का, बिजनेस एक्सपेंस घटा दिए 60,000, कैश बैलेंस कितना बचा? 40,000, डेप्रिसिएशन घटा दिए सर 50,000। नेट प्रॉफिट अब कितना बच रहा है? 35,000। डुअल इफेक्ट देखना चाहते हैं? यस सर, डुअल इफेक्ट देखना है। फर्स्ट साइड लायबिलिटी साइड में रिजर्व एंड सरप्लस जाएगा, ये नेट प्रॉफिट फर्स्ट है, वहाँ ऐड हो जाएगा ये 35,000। ठीक है, लायबिलिटी साइड में रिजर्व एंड सरप्लस में, सरप्लस में कहता है ना P&L, करेंट ईयर का प्रॉफिट, एक साइड में वहाँ चल जाएगा करेंट ईयर का प्रॉफिट नाम से P&L। ठीक है, P&L 35,000। ठीक है, और दूसरा इफेक्ट डुअल इफेक्ट क्या है? असेट साइड में करेंट एसेट्स में कैश के रूप में क्या दिखेगा सर?
40,000 माइनस डेप्रिसिएशन जो कि नॉन कैश के रूप में होता है, करंट ईयर के प्रॉफिट से एडजस्ट किए हैं, ठीक है, ये वाला तो माइनस कर दिए 5,000, तो ये 35,000 बचा। दिस इज डुअल फैक्ट एंट्री, ऐसे बनेगा आपका ये सारा क्वेश्चन, आपको ये हेल्प करेगा, ठीक है। देखिए बैलेंस शीट के थ्रू कि रिजर्व्स, एक तो सर ये 35,000 उठ के आ गया कहाँ, रिजर्व्स एंड सरप्लस में, लायबिलिटी साइड, और ये सर कैश जो था ये कैश उठ के आ गया 40,000 इस साइड, ठीक है। तो ये इसका डुअल इफेक्ट, ठीक है। देखिए ये जो कैश है 40,000 ये उठ के यहाँ आ गया, और ये जो 5,000 है यहाँ पे माइनस हो गया, फिक्स्ड एसेट का डेप्रिसिएशन लेस है, ठीक है, और यहाँ लेस हुआ। अगर आपको आफ्टर डिडक्शन डेप्रिसिएशन अमाउंट जानना है तो इधर से आपको लेस करके, मतलब देखिए एक्चुअल प्रॉफिट कितना है सर 40,000, यही वो रीज़न है जिसके वजह से आपको करंट ईयर का प्रॉफिट जानने के लिए, एक्चुअल प्रॉफिट जानने के लिए आपको ऐड करना पड़ा करंट ईयर के प्रॉफिट में। दैट इज़ इधर होता है सर जनरली, मान लीजिए पीएल प्रॉफिट एंड लॉस नाम से इधर ही नहीं रहता है करंट ईयर का प्रॉफिट, और इधर कैश के रूप में रहता है, ठीक है सर। कैश के रूप में एक साइड से तो 5,000 घटा दिए, ठीक है, घटा दिए, तो ये कैश में खर्चा कर दिए, बट प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करेंगे सर, करंट ईयर का अपना प्रॉफिट था उससे हमने इस 5,000 को एडजस्ट किया, इसलिए यहाँ ये 35,000 दिख रहा है। तो जब एडजस्ट कर दिए आफ्टर डिडक्शन डेप्रिसिएशन अमाउंट, तो हमको वो चीज़ जानने के लिए डेप्रिसिएशन से पहले वो उसका एक्चुअल मेरा प्रॉफिट कितना था डेप्रिसिएशन को ऐड करना पड़ता है, दैट इज़ 5,000। यही वो रीज़न है इसकी वजह से हमने इस क्वेश्चन में, आपको याद होगा 35,000 जो कि नेट प्रॉफिट था उसमें हमने एसेट डेप्रिसिएशन जोड़ा और निकाला नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है सर। साइड में कुछ चीज़ लिखा है, टोटल कैश प्रॉफिट कमाया इतना 40,000, पर्पस इसलिए कैश प्रॉफिट निकालने के लिए डेप्रिसिएशन एड बैक होता है, यही वो रीज़न है कि एड बैक होता है, ठीक है। एक्चुअल में 40 है, यहाँ तो दिख गया 5,000 लेस, बट ये रिजर्व्स एंड सरप्लस में से एडजस्ट हुआ, ये चीज़ नहीं दिखा है, तो इसको दिखने के लिए इसे हमें ऐड करना होगा, ठीक है सर। अब ये चीज़ें क्वेश्चन नंबर 8 हमने अपने से भी सर के बनाने से पहले ट्राई किया था, जो कि लगभग सही ही था, एक बार देख लेते हैं। एसपी अकाउंट डेबिट ये किए थे, प्रीमियम रिडीम्शन, ठीक है, 10% रिडीम किए थे 1,10,000 1,10,000, ठीक है। जनरल रिजर्व कोई बुला के CRR भी क्रिएट किए थे 1,00,000 ओके। 20 बीच में कट गया क्या, 4 नंबर इधर है। बैंक अकाउंट डेबिट लॉस ऑन सेल इन्वेस्टमेंट कोई बुलाए थे, ठीक है, ये भी एंट्री। फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट बैंक, इसको पेमेंट कर दिए थे 1,10,000। इनकम डिसाइड टू इशू बोनस, फिर बोनस से रिगार्डिंग करने के लिए CRR को ही बुलाएं, CRR अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर, फिर बोनस से इक्विटी शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल में उसको ही भेज दिए। सब तो सही ही था सर। यहाँ पे देखिए एक चीज़ हमने क्या किया, जो सर के अकॉर्डिंग बात था कि शायद ये चीज़ किए हैं, यहाँ पे देखिए बैलेंस शीट भी जो बनाए हैं इसमें आपने सर डेप्रिसिएशन ग्रॉस ब्लॉक तो लिखा, ये लिखा, बट ये टी शेप में बनाया है, ठीक है। इन्वेंट्री 45, ये इसका ये जो बैलेंस था ना, ये यहाँ पे इसका नोट्स नाम से चेंज किया गया, ठीक है। वो चेंजेस को आप उस टाइम में ज़्यादा होने की वजह से, बल्कि होने की वजह से आप पकड़ नहीं पाए, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ऑथोराइज्ड कैपिटल में जो बोनस बढ़ा उसको आप बल्क टाइम में आपने ध्यान नहीं दिया, वो चीज़ आपका प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट हुआ, ओके सर। तो वो चीज़ जो सर का बताने से पहले था, कोई बात नहीं, इतना भी बनाए सही था, अच्छी बात था, ओके। यहाँ पे ऑथोराइज्ड से रिलेटेड 90 ठीक है, बट वो जो प्रेफरेंस वाला था ना, वो हमने ये अज्यूम कर लिया कि सर वो रिडीम हो गया तो नहीं आएगा, नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। वो चीज़ आएगा प्रेफरेंस वाला, जो यहाँ पे प्रेफरेंस था, क्योंकि वो मेरा ऑथोराइज्ड है, आज नहीं है, कल हम फिर से इशू कर सकते हैं,
और यहाँ तो बोनस सर आपने ऐड किया, वेल एंड गुड। इस साइड के लिए आप अलग से नोट्स नहीं बनाए, दिस इज़ द योर फॉल्ट। ओके सर, करंट लायबिलिटी भी ठीक से ले आए, बाकी सब कुछ सही है। बस ये दोनों के लिए नोट्स बनाना था, ये नोट नंबर 3, ये नोट नंबर 1, और ये बिना नोट का ही कर दिया तो भी चलेगा। और यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ऑथराइज में डालना है, ये चीज़ आपसे छूटा। बाकी सर और कोई भी फॉल्ट नहीं था, ठीक है। चलिए यही चीज़ हम बुक से भी देख लेते हैं सर। जर्नल एंट्री सारी चीज़ें सेम है, बस 7 एंट्रीज और काम ख़त्म। और ये है लेक्चर नंबर, अगले का वीडियो क्वेश्चन नंबर 9। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।